हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे न्यू लॉन्गमैन विस्टास क्लास 7 की जो बुक है उसके ज्योग्राफी के चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे। और इसी क्रम में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 9, लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको? चैप्टर नंबर 9 है लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स के वीडियो मैंने बना रखे हैं। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, या चैनल विजिट कर लें। चैनल के होम पेज पे आपको सारा मैटर वहाँ पे मिल जाएगा। हिस्ट्री के भी चैप्टर्स मैंने पूरे के पूरे इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं इसी बुक के, न्यू लॉन्गमैन विस्टास के, तो उसके चैप्टर्स भी आपको वहाँ पे जाकर के मिल जाएंगे। अगर ये डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो होम पेज पे जाइएगा, चैनल विजिट कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। अब लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको गंगा ब्रह्मपुत्र, ये आपका अमेजन बेसिन रिवर बताएगा वो, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बताएगा। तो अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि बेसिन क्या होता है। बेसिन वो पार्ट होता है, ठीक है, जैसे अगर कोई रिवर, सपोज चलिए कोई रिवर है, वो रिवर जहाँ तक अपना पानी बहाती है, जहाँ तक वो रिवर बह के जाती है, वहाँ तक एरिया जो है कि उसके पानी से सींचा जाता है, वो धरती को नम करते हुए जाती है। तो जहाँ से निकलती है, जहाँ से नदी स्टार्ट होती है और जहाँ तक नदी जाती है, जहाँ जहाँ उसका पानी जाएगा, जो जो जमीन उसके पानी से भीग जाएगी, मिला जुला के उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेसिन कहते हैं। तो आपकी बुक में सबसे पहला जो आपको बताने जा रहा है, सबसे पहला जो हेडिंग डाला हुआ है उसने, वो डाला हुआ है द अमेजन बेसिन। द अमेजन बेसिन। अब ये जो अमेजन बेसिन आपका बनता है वो अमेजन नदी से बनता है, और ये जो आपकी अमेजन नदी है वो वॉल्यूम के मामले में, यानी पानी के मामले में, पानी के वॉल्यूम के मामले में, पानी धारण करने के मामले में वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। एक तो आपकी सबसे लंबी नदी होगी, दूसरी सबसे बड़ी नदी होगी। तो सबसे लंबी नदी यानी कि लंबाई के हिसाब से होगी कि कहाँ से कहाँ तक सबसे दूर जो बह करके जाती है, और एक जो आपकी होती, ये एक जो आपकी बड़ी नदी होगी उसमें कितना ज़्यादा पानी है, कितना ज़्यादा पानी वो जमा करके रखती है, इससे होता है। तो अमेजन नदी में संसार का, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पानी है। ये कहाँ है भाई? तो ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। ये कहाँ से निकलती है? तो एंडीज माउंटेन से निकलती है, जो कि पेरू में पड़ता है, और वो उसके बाद से बह करके वो कहाँ जाके गिरती है? तो अटलांटिक ओशियन में ये गिरती है। पेरू के निकट एंडीज माउंटेन से ये निकलती है और अटलांटिक ओशियन में जाकर के इसका पानी गिर जाता है। उसके बाद से लिखा है कवर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ब्राज़ील। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ बहती है, इसका बेसिन कहाँ का है, कहाँ कहाँ किस किस देशों से होकर गुजरती है, बहती है? तो ब्राज़ील का लगभग आधा पार्ट ही कवर करती है। अब ब्राज़ील जो है कि संसार का 5th या 6th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। ब्राज़ील जो है कि विश्व का मेरे हिसाब से 5वां या 6वां या आपका जो है कि सबसे बड़ा देश है। तो यानी बहुत बड़ा हिस्सा उसका कवर करती है। उसके बाद से पार्ट्स ऑफ बोलीविया, यानी कि बोलीविया के भी कुछ भाग को ये कवर करती है। फिर पेरू में बहती है, फिर इक्वाडोर में बहती है। तो ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में भी ये बहती है, यानी इतने सारे देशों में बहती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो आपका अमेजन नदी है, इस नदी के पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन पाया जाता है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन किस नदी का पाया जाता है? तो अमेजन नदी का पाया जाता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या करती है कि पूरा का पूरा आपके लगभग हाफ ब्राज़ील में, बोलीविया में, पेरू में, इक्वाडोर में, कोलंबिया में और वेनेजुएला में ये क्या करती है कि वास्ट एल्यूवियल प्लेन प्रोवाइड करती है। लंबा चौड़ा मैदान ये प्रोवाइड कराएगी, लंबा चौड़ा फील्ड प्रोवाइड कराएगी, जो एल्यूवियल सॉइल से भरपूर रहता है, यानी दोमट मिट्टी से भरपूर रहता है। उसके बाद से हाँ 1000 ट्रिब्यूटरीज, और ये जो आपकी नदी अमेजन नदी है तो सबसे मेन नदी है ये। अब इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज नदियाँ भी आकर के मिल जाती हैं, उन नदियों को हम कहते हैं सहायक नदियाँ, ठीक है। अब सहायक नदी क्या होती है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे गंगा नदी है, गंगा आपकी मेन रिवर है, उसमें जो यमुना नदी का पानी आकर के मिल जाता है, कहाँ मिलता है? प्रयागराज के संगम में मिल जाता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना
मिल जाती हैं। और गंगा और गोमती कहाँ मिलती हैं? तो आपके जहाँ मार्कंडेय जी का आश्रम है, मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है कैथी, उस जगह पे गंगा से गोमती मिलती है। तो इस हिसाब से यमुना और गोमती किसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर हो गई? तो गंगा नदी की रिवर हो गई। ट्रिब्यूटरीज नदियाँ वो होती हैं जो किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, अपना सारा पानी उसी में डाल देती है और दोनों नदियाँ मिलकर के एक हो जाती हैं। जब प्रयागराज में यमुना गंगा से मिल जाती है तो उसके बाद से सब गंगा ही गंगा हो जाता है, यमुना वहाँ पे खत्म हो जाती है। यमुना का पानी गंगा मिल जाता है, यमुना गंगा हो जाती है। उसी प्रकार से अमेजन एक बड़ी नदी है, बहुत ही बड़ी नदी है वो। तो उसमें कम से कम 1000 छोटी मोटी नदियों का पानी आकर के मिलता रहता है। तो ये 1000 जो नदियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियाँ कहलाती हैं। तो इतना बड़ा इनका जो है कि रिवर बेसिन होता है, और इतना बड़ा अगर रिवर बेसिन होगा तो ये आप यकीन मानिए कि लाखों करोड़ों प्रकार के पशु पक्षी यहाँ पाए जाएंगे, लाखों करोड़ों प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, फूल पाए जाएंगे, ठीक है, कीट पाए जाएंगे, पतंगे पाए जाएंगे, बहुत से वैरायटी का नेचुरल वेजिटेशन पाया जाएगा और वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे पाया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ अमेजन रिवर बेसिन में किस प्रकार का। अब आइए बढ़ते हैं अगले हेडिंग पे। अगला हेडिंग आपका है क्लाइमेट। तो अमेजन बेसिन के आपने लाइन देख लिए, एटमॉस्फेयर देख लिया, और आप देखेंगे क्लाइमेट। अब यहाँ के क्लाइमेट कैसा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका अमेजन रिवर बेसिन है, ठीक है, जो आपका साउथ अमेरिकन कंटेंट है, साउथ अमेरिका जो आपका कंटिनेंट है, तो वहाँ से इक्वेटर पास करता है। अब इक्वेटर पास करने का मतलब ये हुआ कि इक्वेटर जिस जिस एरिया से पास करता है तो उसका तात्पर्य ये है कि वहाँ पे सन रेज जो होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। सन रेज यानी कि सूरज की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं पूरे इक्वेटर पे। इक्वेटर क्या होता है? सपोज कर लो ये आपकी अर्थ है, तो ये जो यहाँ से अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, एक आपने यानी इमेजिन किया, काल्पनिक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री माना जाता है। तो ये आपका हो गया इक्वेटर। अब यहाँ पे जितने भी आपके कंट्रीज पड़ेंगे, अब जब मैप में देखेंगे, ग्लोब में देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी कंट्रीज यहाँ इस बेल्ट पे पड़ेंगे तो वहाँ पे सूरज की जो रोशनी होगी वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, यानी कि बिल्कुल हॉट एंड ह्यूमिड वहाँ पे क्लाइमेट रहता है। दिन बहुत गर्म होते हैं, तो जब दिन बहुत आपके गर्म होंगे, ठीक ना, तो वहाँ का मौसम कैसा होगा? तो दिस बेसिन हैज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, उष्ण जलवायु होगी, गर्मी से भरपूर होगी, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आपका होगा, ठीक है। उसके बाद से दूसरा खासियत क्या है इसका? एब्सेंस ऑफ सीजन्स। यहाँ अमेजन रिवर बेसिन में क्या होता है कि अमेजन नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है, ठीक है, पूरे एरिया में, अभी मैंने आपको लोकेशन में बताया था कि बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, हर जगह से गुजरती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सीजन का एब्सेंस होता है, यानी सीजन नहीं पाए जाते। जैसे अपने इंडिया में समर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, कुछ महीने गर्मी पड़ती है, कुछ महीने बरसात पड़ती है, कुछ महीने ठंडी पड़ती है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सीजन होते ही नहीं है। पूरे थ्रू आउट द ईयर लगभग एक ही प्रकार का मौसम रहता है। कौन सा क्लाइमेट होता है वहाँ पे? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। वेदर वहाँ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट लगभग बराबर रहता है। टेम्परेचर रिमेन्स एज सेम, और टेम्परेचर जो वहाँ पे होता है वो बहुत ज़्यादा गिरता नहीं है। एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो लगभग समान होता है, इक्का दुक्का टेम्परेचर में कमी आती है, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज जो है कि बहुत ज़्यादा सीजन में चेंजेस वहाँ पे नहीं होते हैं। नाइट्स आर कूलर दैन डेज, रातें जो वहाँ पे होती हैं, नाइट्स जो होती हैं वो दिन की अपेक्षा, डेज की अपेक्षा कूल होती हैं, ठंडी होती हैं, लेकिन दिन बहुत वहाँ पे गर्म होता है। हाई रेनफॉल। अच्छा, अब चूंकि जब ये आपका इक्वेटर पे पाया जाता है, ये इक्वेटर के आसपास का एरिया है ये, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, धूप बहुत ज़्यादा होगी, तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा सी वाटर का, फिर आपके समुद्र के पानी का, फिर ओशियन के वाटर का, नदियों के पानी का इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होता है तो वेपर आपके ऊपर जाते हैं कंडेंस्ड होकर के, फिर बारिश का रूप वो लेकर के नीचे आ जाते हैं। तो जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे बारिश की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे लगभग बारिश होती रहती है, समय समय से अच्छी खासी बारिश हो जाती है।
और लगभग 4 बजे के आसपास बारिश होती है, तो वहाँ पे इसको 4 o'clock रेन कहा जाता है। तो ये इसका जो आपका क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। अत्यंत मात्रा में, बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में बारिश होती है, जिससे वहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। और जंगल कैसे पाए जाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कैसे पाया जाता है, अगले हेडिंग में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो आइए चलते हैं। अगला आपका हेडिंग है नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि अमेजन बेसिन में, अमेजन रिवर के बेसिन में, वो पूरे एरिया में किस प्रकार का आपका नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है। तो आपको इससे पहले ही बताया गया था कि वहाँ सफिशिएंट अमाउंट में आपकी क्या होती है, तो बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और दिन भर धूप खिली रहती है, कड़क धूप होती है, कड़क बारिश भी होती है। तो जब बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा बारिश जिस एरिया में होगी, जिस रीजन में होगी, तो वहाँ पे जो जंगल पाए जाएंगे, वहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे, जो नेचुरल वेजिटेशन पाया जाएगा, वो किस टाइप का पाया जाएगा, तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट टाइप का पाया जाएगा। ठीक है, जिसे वहाँ के लोकल लैंग्वेज में सेल्वा कहते हैं। वहाँ के जो वन होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिकी भाषा में क्या कहते हैं, साउथ अमेरिकन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सेल्वा कहते हैं। और जब एवरग्रीन आपका फॉरेस्ट होता है, तो उसकी खासियत भी आप जानते हैं, आपको चैप्टर नंबर 5 या 6 में, 4 या 5 में पढ़ाया गया आपको। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला जो चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपका अगर होता है, या एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, तो एक बात तो ये कि उसके पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं। जो होते हैं ट्रीज, आपके ट्रीज कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, और हार्डवुड के होते हैं, लकड़ियाँ उनकी मजबूत होती है, ब्रॉड लीव्स, और उसके पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं, क्योंकि पानी की कोई कमी तो होती नहीं है। जब पानी पर्याप्त मात्रा मिलता है प्लांट्स को, पानी की कमी नहीं होती है, तो उनकी पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होती हैं। और जहाँ पानी की कमी होती है, उनकी वहाँ पे पत्तियाँ क्या होती हैं, पतली पतली या कांटेदार होती हैं। प्रिवेंट सनलाइट इनटू फॉरेस्ट, और पत्तियाँ इतनी चौड़ी चौड़ी होती हैं, पेड़ इतने लंबे लंबे होते हैं, और इतने घने पेड़ होते हैं, पास पास में ही पेड़ जमे होते हैं वहाँ पे, कि सनलाइट को वो पत्तियाँ ढक लेती हैं, और नीचे ज़मीन तक सनलाइट को आने नहीं देती हैं। अच्छा, उससे क्या होता है, इंटीरियर्स आर डार्क एंड डैम्प। जो इंटीरियर्स होते हैं, जंगल के अंदर का जो भाग होता है, ठीक है, जो ज़मीन होती है जंगल की, वो डैम्प होती है, वो मॉइस्ट होती है, क्योंकि बारिश होता है, पानी नीचे जमा रहता है, हल्का फुल्का जो है कि नम रहता है वो, और दलदली ज़मीन वहाँ की रहती है, क्योंकि नीचे ज़मीन नीचे जो है कि सनलाइट आ नहीं पाती है, तो नीचे की ज़मीन जो है कि सूख नहीं पाती है, मॉइस्ट वाली होती है। इबोनी, महोगनी, रोजवुड और शिकल, तो इबोनी का पेड़ वहाँ पाया जाता है। ऐसे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में, यानी कि अमेजन रिवर बेसिन में, इबोनी का पेड़ पाया जाता है, महोगनी का पाया जाता है, रोजवुड का पाया जाता है। ये सब बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, और इनकी लकड़ियाँ अच्छी खासी होती हैं। ठीक है, और शिकल, शिकल का जो पेड़ होता है, वो उसका जो जूस होता है, वो च्युइंगम बनाने में काम आता है। उसके बाद से नट्स भी आपको वहाँ मिलते हैं, गम्स यानी कि गोंद के पेड़ भी मिलते हैं, रेजिन्स के भी मिलते हैं, और फाइबर के भी आपकी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो इस हेडिंग में हम लोगों ने क्या सीखा कि अमेजन बेसिन में नेचुरल वेजिटेशन किस प्रकार का पाया जाता है, ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब अगली हेडिंग में आप लोग क्या पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, और अगले वीडियो में, इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको, ठीक है, मैं आपको इसके वाइल्ड लाइफ के बारे में बताऊंगा, और एक हेडिंग और आपकी रह जाएगी, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, उसको भी हम लोग उस वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो आपको अगर ये पसंद आ रहा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, हर चीज़ अगर मैं आपको कवर करा पा रहा हूँ, हर चीज़ अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप कंजूसी मत करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ये मेरा क्वालिटी कंटेंट, अगर आप मानते हैं क्वालिटी कंटेंट है, तो बाकी बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए। बाकी बच्चों का भी हक है कि जैसे आप नॉलेज ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे आपके फ्रेंड्स भी सीखें और पढ़ें, सब लोग पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें। मैं ऐसे ही आपकी सेवा करता रहूँगा, और मेरा ये टारगेट है कि जितने भी पब्लिकेशन की बुक जिस भी स्कूल में पढ़ाए जाते हों, कोई बुक मैं नहीं छोड़ूंगा, सारे बुक्स के सभी चैप्टर्स का मैं आपको एक्सप्लेनेशन ऐसे करता चला जाऊँगा। 2 बुक मैंने कर दिया है, एक मैंने किया है क्लास 7 के न्यू लॉन्ग विस्टास का, और एक बुक मैं मंगवा रहा हूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया है, टाइम टेल्स इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेज का।
तो टाइम टेल्स की बुक, और एक और मैं बुक मंगवाने वाला हूँ लैंडमार्क का, लैंडमार्क इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेज का। तो लैंडमार्क इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेज और टाइम टेल्स, ये दोनों बुक के भी क्लास 7 के एक्सप्लेनेशन आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी और आपको किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपके स्कूल में अगर कोई और बुक चलती है तो उस बुक को भी आप यहाँ बताएं, कमेंट में आप करके बताएं कि आपके स्कूल में किस पब्लिकेशन की बुक चलाई जाती है, आपके स्कूल में चल रही सोशल साइंस के बुक का नाम क्या है। मैं जानूंगा तभी तो उसके चैप्टर्स को आपको बना करके दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।